सुजानपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामू के पास खेती के लिए सिर्फ एक छोटा सा बंजर टुकड़ा था, जिस पर वह दिन रात पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए उसकी इकलौती बेटी सोम्या ही उसका सारा सहारा थी। सोम्या न केवल सुंदर थी, बल्कि वह अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। रामू अक्सर भगवान से प्रार्थना करता था कि सोम्या की बुद्धिमानी ही एक दिन उनकी गरीबी का अंत कर दे। एक चिलचिलाती दोपहर में जब रामू अपने खेत की खुदाई कर रहा था, उसकी कुदाल अचानक किसी सख्त चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे वहां सोने की एक चमकती हुई ओखली मिली, जिसे देखकर वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। रामू बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि इसे राजा को उपहार में देना ही सही होगा, क्योंकि वह एक ईमानदार प्रजा था। उसने वह ओखली घर लाकर सोम्या को दिखाई और अपनी योजना बताई कि वह इसे दरबार में ले जाना चाहता है। सोम्या ने उस ओखली को गौर से देखा और उसे भांप लिया कि यह किसी बड़ी मुसीबत का संकेत हो सकता है। सोम्या ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, आप इसे राजा को मत दीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ ओखली है, मुसल नहीं। उसने तर्क दिया कि यदि राजा ने ओखली देख ली तो वह जरूर इसके साथ वाले मुसल की भी मांग करेगा, जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन रामू अपनी ईमानदारी की धुन में था और उसने सोम्या की बात अनसुनी कर दी। उसे लगा कि राजा उसकी भेंट से प्रसन्न होंगे। रामू ने सोचा कि राजा दयालु हैं और वे एक गरीब किसान की नीयत को समझेंगे, न कि छोटी कमियों को देखेंगे। वह ओखली को एक मलमल के कपड़े में लपेटकर राजधानी की ओर खुशी खुशी रवाना हो गया। राजधानी पहुंचकर रामू ने वह सोने की ओखली राजा विक्रमादित्य के चरणों में सादर भेंट की और अपनी गरीबी का हाल सुनाया। राजा ने जब सोने की ओखली देखी तो वे उसकी चमक से दंग रह गए, लेकिन उनके मन में तुरंत लालच और संदेह पैदा हो गया। जैसा कि सोम्या ने भविष्यवाणी की थी, राजा ने कड़क कर पूछा, किसान, तुम ओखली तो ले आए, लेकिन इसका सोने का मूसल कहाँ है? रामू घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला कि उसे खेत से सिर्फ यही ओखली मिली थी, मूसल का उसे कोई पता नहीं है। राजा को लगा कि रामू झूठ बोल रहा है और उसने मूसल कहीं छिपा दिया है, जिससे वे क्रोधित हो गए। राजा ने बिना सोचे समझे रामू को चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया और आदेश दिया कि जब तक वह मूसल नहीं लाता, उसे छोड़ना नहीं। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा रामू अब रो रो कर पछता रहा था और बार बार सोम्या की बातों को याद कर रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, काश मैंने अपनी बेटी सोम्या की बात मान ली होती तो आज यह बुरा दिन न देखना पड़ता। जेलर ने जब बार बार रामू के मुंह से सोम्या का नाम सुना तो उसने यह बात जाकर राजा को बताई। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई कि वह लड़की कौन है जो इतनी दूरदर्शी और समझदार है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को सुजानपुर भेजा और सोम्या को पूरे सम्मान के साथ दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सोम्या बिना किसी डर के दरबार में आई और राजा को झुककर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अद्भुत आत्मविश्वास और तेज था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम वही लड़की हो जिसने इस ओखली के संकट के बारे में पहले ही अपने पिता को बता दिया था? सोम्या ने विनम्रता से हाँ कहा और बताया कि वह जानती थी कि बिना मूसल के ओखली अधूरी है और अधूरी चीज राजा को भेंट करना खतरनाक है। राजा उसकी स्पष्टवादिता से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की असली परीक्षा लेने का मन बनाया। राजा ने सोम्या के सामने एक असंभव शर्त रखी और कहा कि यदि वह अपनी चतुराई साबित कर दे तो वे उसके पिता को रिहा कर देंगे। राजा ने उसे 100 मुर्गियों के अंडे दिए और कहा, तुम्हें इन अंडों से एक ही रात में चूजे निकालने होंगे और वे चूजे बोलने भी चाहिए। सोम्या मुस्कुराई और उन अंडों को लेकर अपने घर लौट गई, जबकि दरबार के सभी मंत्री सोच रहे थे कि वह अब क्या करेगी। अगली सुबह सोम्या खाली हाथ दरबार पहुंची, लेकिन उसके पास एक योजना थी जो राजा के होश उड़ा देने वाली थी। उसने दरबार में खड़े होकर राजा से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब दंग रह गए।
सोम्या ने राजा से कहा, महाराज, चूजे निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें खिलाने के लिए विशेष बाजरे की जरूरत है जो सिर्फ पुरुष उगा सकें। उसने शर्त रखी कि वह बाजरा ऐसे पुरुष के हाथ का उगाया होना चाहिए जिसने कभी किसी औरत का मुंह न देखा हो और न ही कभी झूठ बोला हो। राजा और उसके मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि ऐसा पुरुष मिलना नामुमकिन था जो कभी झूठ न बोला हो। राजा समझ गए कि सोम्या ने उन्हीं की चाल से उन्हें मात दे दी है और उन्होंने स्वीकार किया कि मुर्गों से अंडे मांगना भी वैसी ही मूर्खता है। सोम्या की इस पहली जीत ने दरबार में उसकी धाक जमा दी और राजा उसकी तारीफ करने लगे। राजा ने अब सोम्या को एक मुट्ठी कंकड़ दिए और आदेश दिया कि इनसे ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाओ जिसे खाकर मेरा पेट भर जाए। सोम्या ने उन पत्थरों को लिया और राजा से कहा कि वह खिचड़ी जरूर बनाएगी, बस उसे एक छोटी सी चीज की आवश्यकता है। उसने कहा, महाराज, पत्थर की खिचड़ी पकाने के लिए मुझे लकड़ियों के बजाय पत्थर के कोयले चाहिए जो पानी से जलते हों। राजा फिर से निरुत्तर हो गए, क्योंकि पानी से जलने वाला कोयला धरती पर कहीं भी मौजूद नहीं था। सोम्या ने साबित कर दिया कि जब कच्चा माल ही गलत हो तो परिणाम की उम्मीद करना केवल एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है। राजा ने सोम्या की तार्किक शक्ति को देखकर अपने मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ा लिया। अब राजा ने अपनी सबसे कठिन और प्रसिद्ध शर्त सोम्या के सामने रखी, जो उसकी आजादी और सम्मान का फैसला करने वाली थी। राजा ने कहा, कल तुम्हें दरबार में आना है, लेकिन याद रहे, तुम न तो पैदल आओगी और न ही किसी सवारी पर बैठकर। राजा ने आगे जोड़ा कि वह न तो सड़क से आएगी और न ही सड़क के बाहर से, और वह न तो कपड़े पहने होगी और न ही नग्न होगी। यह एक ऐसा जाल था जिसमें किसी भी साधारण इंसान का दिमाग चकरा सकता था, लेकिन सोम्या केवल मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने राजा को चुनौती स्वीकार की और कल सुबह सही समय पर दरबार पहुंचने का वादा कर घर चली गई। अगली सुबह पूरा शहर सोम्या को देखने के लिए महल के बाहर जमा हो गया कि वह राजा की इस विचित्र शर्त को कैसे पूरा करेगी। सोम्या ने एक बड़ी मछली पकड़ने वाली जाली ली और उसे अपने शरीर पर इस तरह लपेटा कि वह न तो पूरी तरह ढकी थी और न ही नग्न थी। सवारी के लिए उसने एक बकरी चुनी और उसके ऊपर इस तरह बैठी कि उसका एक पैर बकरी पर था और दूसरा पैर जमीन पर रगड़ रहा था। वह न तो पूरी तरह सवारी कर रही थी और न ही पूरी तरह पैदल चल रही थी, बल्कि दोनों का मिश्रण कर रही थी। रास्ते के लिए उसने सड़क के बिल्कुल किनारे की नाली का इस्तेमाल किया, जो न तो सड़क थी और न ही खेत। जब सोम्या इस हाल में दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंची तो सैनिकों और मंत्रियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने हर शर्त पूरी की थी। राजा ने जब उसे देखा तो वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि ऐसी बुद्धिमानी उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। सोम्या ने राजा के सामने सिर झुकाया और पूछा, महाराज, क्या अब भी आपको लगता है कि मेरा पिता अपराधी है? राजा ने तुरंत आदेश दिया कि रामू को जेल से रिहा किया जाए और उसे ससम्मान दरबार में लाया जाए। रामू जब बाहर आया तो अपनी बेटी की चतुराई देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजा विक्रमादित्य सोम्या की बुद्धिमानी और उसकी निडरता के इतने बड़े कायल हो गए कि उन्होंने उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, सोम्या, तुम्हारे जैसी चतुर लड़की ही इस साम्राज्य की सच्ची सलाहकार और शोभा बन सकती है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सोम्या ने एक शर्त पर प्रस्ताव स्वीकार किया कि विवाह के बाद भी उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करने और न्याय करने की पूरी आजादी होगी। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली और बहुत धूमधाम के साथ रामू की बेटी सोम्या का विवाह राजा से संपन्न हुआ। पूरा गांव इस उत्सव में शामिल हुआ और रामू अब एक गरीब किसान से राजा का सम्मानीय ससुर बन गया था। रानी बनने के बाद भी सोम्या का स्वभाव नहीं बदला। वह हमेशा गरीबों की मदद करती और राजा को कठिन फैसलों में सही सलाह देती थी। एक बार दो पड़ोसियों के बीच एक गाय को लेकर विवाद हुआ और मामला राजा के दरबार में पहुंचा, जहां फैसला करना बहुत कठिन था। राजा उलझन में थे, लेकिन सोम्या ने एक छोटी सी तरकीब से असली मालिक का पता लगा लिया और गलत इंसान को कड़ी सजा दी।
उसकी न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर के साम्राज्यों तक फैल गए और लोग उसे बुद्धि की देवी के नाम से पुकारने लगे। राजा को अब गर्व था कि उन्होंने एक सही जीवन साथी और एक महान सलाहकार को अपने जीवन में शामिल किया है। कुछ समय बीतने के बाद राजा के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने सोम्या की बुद्धिमानी की एक और गुप्त परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सोम्या से कहा, अगर कभी हमारा झगड़ा हुआ और मैंने तुम्हें महल छोड़ने को कहा तो तुम अपने साथ क्या ले जाओगी? सोम्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं वही ले जाऊंगी जो मुझे इस महल में सबसे ज्यादा प्रिय और कीमती लगेगा। राजा ने सोचा कि वह शायद गहने या हीरे जवाहरात की बात कर रही है और उन्होंने उसकी बात पर अपनी मुहर लगा दी। उन्हें लगा कि रानी की पसंद भी अंततः धन दौलत ही होगी, जैसा कि अक्सर दरबारियों की सोच होती थी। एक दिन राजा ने जानबूझकर एक छोटी सी बात पर सोम्या से बड़ा विवाद किया और गुस्से में आकर उसे तुरंत महल छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा, सोम्या, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, लेकिन अपनी शर्त के अनुसार अपनी सबसे प्रिय चीज साथ ले जा सकती हो। सोम्या ने शांत रहकर राजा के फैसले को स्वीकार किया और जाने से पहले राजा के लिए एक विशेष विदाई भोज का आयोजन करने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी और रात को एक भव्य दावत हुई जहां सोम्या ने राजा के पसंदीदा पकवानों में एक हल्की नींद की दवा मिला दी। राजा को कुछ पता नहीं चला और वे गहरी नींद में सो गए, जबकि सोम्या अपनी योजना पर काम कर रही थी। जब राजा गहरी नींद में थे, सोम्या ने उन्हें एक सुंदर मखमल के बिस्तर पर लिटाया और सैनिकों की मदद से उन्हें एक बड़ी पालकी में रख दिया। वह राजा को पालकी में लेकर चुपके से अपने पिता रामू के उसी पुराने छोटे से घर में पहुंच गई जहां से वह महल आई थी। सुबह जब सूरज की किरणें राजा के चेहरे पर पड़ी तो उनकी नींद खुली और उन्होंने खुद को एक कच्ची झोपड़ी में पाया। वे हैरान होकर चिल्लाए, यह कहाँ हूँ मैं और मुझे यहाँ इस झोपड़ी में कौन लेकर आया है और क्यों? सोम्या उनके पास आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक शरारती चमक और गहरा प्रेम था। सोम्या ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपने ही कहा था कि महल छोड़ते समय मैं अपनी सबसे प्रिय चीज साथ ले जा सकती हूँ। उसने आगे कहा, मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर और कुछ भी प्रिय नहीं है, इसलिए मैं आपको ही अपने साथ यहाँ ले आई। राजा यह सुनकर सन्न रह गए और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने सोम्या की बुद्धि को फिर से कम आंका था। वे समझ गए कि सोम्या ने धन दौलत को नहीं बल्कि अपने रिश्ते और प्यार को सबसे ऊपर रखा है, जो एक महान रानी का गुण है। उन्होंने सोम्या को गले लगा लिया और अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगी और तुरंत महल वापस चलने को कहा। राजा और रानी सोम्या वापस महल लौटे, जहां उनका स्वागत फूलों की बारिश और ढोलनगाड़ों के साथ किया गया, क्योंकि जनता अपनी रानी को बहुत प्यार करती थी। रामू को भी महल में एक ऊंचा पद दिया गया और वह अब शान से रहने लगा, लेकिन उसने अपनी सादगी और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। सोम्या के मार्गदर्शन में सुजानपुर गांव और पूरा साम्राज्य बहुत समृद्ध हुआ, जहां अब कोई भी गरीब या दुखी नहीं रहता था। राजा ने घोषणा की कि अब से साम्राज्य का हर बड़ा फैसला रानी सोम्या की सलाह के बिना कभी नहीं लिया जाएगा। सोम्या की बुद्धिमानी ने न केवल उसके पिता की जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य का भाग्य ही हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी आज भी सुजानपुर के हर घर में बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे समझ सकें कि शिक्षा और बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। सोम्या ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके विचार और उसकी चतुराई ही उसे महान बनाती है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता और अपनी सूझबूझ से बड़ी मुसीबत को अवसर में बदल देता है। इस कहानी का अंत हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी और बुद्धिमानी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही सफलता की असली चाबी है। रानी सोम्या और राजा विक्रमादित्य का शासनकाल इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से अमर हो गया। अगर यह कहानी शुरू से लास्ट तक देख लिए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उसी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।